नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन पवित्र बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। सीएम योगी देर शाम बद्रीनाथ धाम की शयन आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां विधि विधान के साथ दर्शन पूजन करने के साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इससे पहले उन्होंने भारत के प्रथम गांव माणा का भी दौरा किया। इसके अलावा वे 13,200 फीट की ऊंचाई पर चीन बॉर्डर के पास घस्तौली चौकी पर भी गए, जहां तैनात आईटीबीपी के जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं बद्रीनाथ धाम में बन रहे उत्तर प्रदेश स्टेट गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी ने यहां निर्माण श्रमिकों से भी मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। तो आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किए। भारत चीन बॉर्डर पर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की, उनके हालचाल जाने और किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं उसका भी जायजा लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया है कि किस तरीके से वहां पर कार्य चल रहा है। भारत चीन बॉर्डर पर भी वो पहुंचे और इससे पहले आपको बता दें कि वो प्रथम गांव माणा में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जायजा लिया है कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। तो आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड में तमाम जगहों पर गए हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में भी गए हैं, जहां पर उन्होंने गंगा जल भी पिया और इसके साथ ही गंगा मां की आरती में भी वो शामिल हुए। शयन आरती में उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा सीएम योगी लगातार उत्तराखंड के दौरे पर बने रहते हैं। उनका जन्म स्थान उत्तराखंड ही है और इसके अलावा तमाम बातें, उनका जो प्रेम साफ तौर पर दिखता है कि किस तरीके से उनका उत्तराखंड के प्रति प्रेम है और वो लगातार उत्तराखंड के दौरों पर नजर आते हैं। हाल फिलहाल कुछ यही तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से बद्रीनाथ धाम पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं और इसके अलावा वहां पर दर्शन पूजन में शामिल हुए हैं। आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की, माणा गांव पर पहुंचे, वहां पर जायजा लिया। इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फोर्टिज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और परिजनों का विवाद छिड़ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। 24 घंटे में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। निजी अस्पताल और बता दें कि डायग्नोस्ट सेंटर में यह आह्वान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। निजी अस्पताल और डायग्नोस्ट सेंटर में अब ये आह्वान कर दिया गया है। फोर्टिज हॉस्पिटल में डॉक्टर और परिजनों में विवाद। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर्स ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। 24 घंटे में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, फोर्टिज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और परिजनों का जो विवाद हम लोग देख पा रहे हैं, आखिरकार ये पूरा मामला इतना ज्यादा विवादित कैसे हो पा रहा है? देखिए, क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो जितने भी जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है और प्लस डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ जांचें होती है, वो बंद के कगार पे है। क्योंकि आम मरीजों को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टरों की हठधर्मिता के कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से मरीज के परिजन ने हॉस्पिटल पे आरोप लगाया है, उसको देखते हुए ये केवल एक हठधर्मिता है डॉक्टरों की। और क्योंकि मरीज को जब पता था आपको कि मरीज के साथ में प्रॉब्लम है, तो आपने क्यों जबरदस्ती उसका ऑपरेशन किया? सिर्फ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक फिल्म आई थी गब्बर, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर मरे हुए आदमी का इलाज किया जाता है, सेम उसी प्रकार की घटनाक्रम हुआ है। क्योंकि जब मरीज को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कान में इलाज ऑपरेशन नहीं करवाना, लेकिन डॉक्टर ने हॉस्पिटल का बिल बढ़ाने के चक्कर के अंदर में उसका ऑपरेशन कर दिया। और आज स्थिति यह है कि एक परिजन अपने बच्चे की दुआ के लिए भगवान से कामना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो कोमा में चला गया है। बिल्कुल, तो पर डॉक्टर हड़ताल की घोषणा क्यों कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर हड़ताल की घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर हमेशा से ही किसी न किसी बात को लेके आम जनता के साथ में, चाहे वो पैसे के मामले में हो चाहे इलाज के मामले में, खिलवाड़ करते रहे हैं। और इसी घड़ी के अंदर में जब डॉक्टर से गलत इलाज हो गया, गलत इंजेक्शन लग गया, मरीज कोमा में चला गया और डॉक्टर और परिजनों के बीच में तू मैं और हाथापाई की नौबत आई, तो डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए जो है मरीजों का गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और इनके जो अध्यक्ष हैं वो लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि जब तक मरीजों की गिरफ्तारी, परिजनों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की भावना है कि तो मरीज कोमा में चला गया, ऊपर से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जो मरीज विनीत है वो लगातार अभी कोमा में है, उसका इलाज का अभी कुछ पता नहीं पड़ पा रहा, क्योंकि हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिल रही पत्रकारों को।
बचाने के प्रयास में। तो परिजन जो है लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे मरीज को आप जैसा हम लेके आए थे वैसा दे दीजिए, लेकिन आज की स्थिति ऐसी कि मरीज कोमा में है और अब अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप पूरी बात बता रहे हैं, पूरा घटनाक्रम सुन के ऐसा लगता है कि पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला आ चुका होगा। तो मैं जानना चाहूंगी कि पुलिस के प्रथम दृष्टिकोण से ये मामला किस चीज का लग रहा है? इसमें परिजनों की कहीं ना कहीं इसमें खामियां नजर आ रही है या फिर डॉक्टर्स की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है? नहीं, देखिए पुलिस जो है, पुलिस पूरे मामले को समझ सकती है, पुलिस मामले को समझ भी अगर गिरफ्तारी होती, क्योंकि परिजन तो हॉस्पिटल में ही है। अगर पुलिस अगर परिजनों को अगर गिरफ्तार करती तो वो कब तक कर लेती, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए, क्योंकि उन्हें भी पता है, लेकिन क्योंकि प्रशासन और डॉक्टरों के बीच का जो घटनाक्रम है वो आने वाले समय में कितना बढ़ता है ये तो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन परिजनों की डॉक्टर हड़ताल करने का जो कारण है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डॉक्टर अपनी गलतियां छुपाने के लिए इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी हो, संवेदना हर आदमी में होती है, लेकिन डॉक्टर ने जिस प्रकार से विनीत का इलाज किया, और क्योंकि विनीत को बहुत सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ईएनटी डॉक्टरों ने, कि आपको अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने चेक कराने के बाद जिस प्रकार से ऑपरेशन किया, तो ये पूरे मामले का घटनाक्रम यही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल देहरादून बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए गुरु मंत्र दिए गए हैं। बता दें कि सोशल मीडिया आगामी लोकसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभा सकती है, इसलिए गृह मंत्री ने बीजेपी में आईटी सेल को सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव होने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसी दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया है कि सोशल मीडिया पर रखना काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक अपनी योजनाओं को हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास 10 साल में किए गए जन कल्याण नीतियों का ब्यूरो है। जिस प्रकार से कांग्रेस द्वारा बता दें कि भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं, उस षड्यंत्र का अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, इसको लेकर गृह मंत्री ने सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी के आईटी सेल को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जो अधिकतर जनता है वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर ही सब पल पल की अपडेट दी जाती है, और उसी दौरान कहा जा रहा है कि इन 2024 लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना और इसी के साथ जिस तरीके से माहौल हो जाता है चुनाव में, बयानबाजी के दौर शुरू हो जाते हैं, उसी बीच सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभाता नजर आता है कि किस तरीके से दोनों को कंपेयर किया जाए। उसी बीच जब गृह मंत्री अमित शाह बैठक में पहुंचे थे तो उन्होंने स्पेशली आईटी सेल से बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आईटी सेल अपना काम कर रहा है, उन्हें और भी ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव अब बहुत नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर अपनी नीतियों, अपने योजनाओं को प्रचार प्रसार के लिए अब लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, अनर्गल बातें की जा रही है विपक्षी पार्टियों द्वारा, तो जनता को हकीकत दिखाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, उसके दिशा निर्देश गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया टीम आईटी सेल से बात करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र भी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। बता दें कि उत्तराखंड देहरादून पहुंचे बीजेपी कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह लगातार पदाधिकारियों अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, और उसी बीच उन्होंने गुरु मंत्र भी दिया है कि किस तरीके से अब आगामी चुनाव में हमें रणनीति बनानी है, और लगातार 2024 चुनाव में सोशल मीडिया को किस तरीके से एक्टिव रखना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की अहम भूमिका होने वाली है। मेन फोकस आईटी सेल पर ही रहेगा कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से क्या कुछ चीजें पोस्ट करते हैं, जिससे जनता को भी पता चल पाए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए योजनाएं निकाल रही है। आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का दौरा संपन्न हुआ है, अब वो वापसी की ओर चल दिए हैं। उनके आने से जहां सरकारी कार्यों में, उत्तराखंड के विकास के कार्यों में प्रगति मिलेगी, उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है उनके आने से। और आज जो हमारे यहाँ पर बैठक हुई है मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी की टीम की, उसमें भी उनके मार्गदर्शन से मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा, और आगामी लोकसभा चुनाव में
हम लोग भारी बहुमत के साथ में उत्तराखंड में 500 सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे मीडिया, सोशल मीडिया की जो टीम है प्रदेश की मोर्चों सहित, उनकी एक जो बैठक ली, उस बैठक में उन्होंने आगे के चुनाव को लेकर के जो मार्गदर्शन दिया, क्योंकि राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए उन्होंने इस बैठक में जो मार्गदर्शन दिया है सभी को, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार और भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है और षड्यंत्र करके अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा कार्यालय में अंबेडकर वाहिनी की बैठक चल रही है। दलित समाज को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव देंगे मंत्र। बड़ी संख्या में बैठक में कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। दलितों को साधने के लिए सपा का प्लान तैयार किया जाएगा। इस बैठक के दौरान ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में बैठक में कार्यकर्ता मौजूद होने वाले हैं। दलितों को साधने के लिए सपा का प्लान तैयार किया जाएगा। इसको लेकर बड़ी खबर हम आपको सीधे लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर सपा कार्यालय में अंबेडकर वाहिनी की बैठक। दलित समाज को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव गुरुमंत्र देने वाले हैं। बड़ी संख्या में बैठक में कार्यकर्ता मौजूद होने वाले हैं। सपा कार्यकर्ता लगातार इस बैठक में निकलने के लिए रवाना हो चुके हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि सपा कार्यालय में अंबेडकर वाहिनी की बैठक हो रही है, दलित समाज को जोड़ने के लिए भी प्लान तैयार किया जाएगा और अखिलेश यादव गुरुमंत्र देने वाले हैं, तो इस बैठक को लेकर हाल फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उसी तरीके से कहीं ना कहीं चाहे अखिलेश यादव चाहे बीजेपी दलितों को अपने साथ लाने के लिए पूरी कोशिश। इसी के साथ अखिलेश यादव ने बैठक ली। अखिलेश यादव खुद बैठक में मौजूद है। लगभग आधे घंटे पहले बैठक शुरू हुई और बैठक में सभी उनके वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और कार्यकर्ता जो है वो भी बुलाए गए हैं। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आए हुए हैं और सबको ये हर हाल में ये बताया जाएगा किस तरीके से आपको दलितों के साथ जोड़ना है, दलित वोट बैंक को किस तरीके से अपने पाले में लाना है। देखिए, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रहा है, घोसी उपचुनाव जब समाजवादी पार्टी जीती है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि दलित वोट बैंक जो है उसके पाले में आया था। तो ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल ये जान चुकी है, अगर हमें लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है तो हर हाल में हमें दलित वोट बैंक को अपने साथ लेना है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सबकी नजर दलित वोट बैंक पे, और दलित वोट बैंक जिसके साथ जाएगा उसकी जीत तो होगी, जीत का अंतर भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी आज दलित वोट बैंक साधने की कोशिश करेगी। बीजेपी इसके पहले अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक कर चुकी है, दलितों के लिए कई प्रोग्राम चला चुकी है, दलितों को घर घर जाकर उनके नेता जाकर उनको मिले। इसी के तहत आज समाजवादी पार्टी ने भी बैठक की और समाजवादी पार्टी भी कोशिश है कि दलित जो वोट बैंक है वो हमारे साथ आए और दलित वोटर जब हमारे साथ होगा तो हमारी जीत निश्चित है। अब देखना यह है कि तो आने वाला वक्त बताएगा 2024 के चुनाव में कि कौन किस दलित वोटर किसके साथ जाता है। सपा लगातार 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए काम कर रही है। आखिरकार सिर्फ ये जो कहा जा रहा है कि अब सपा लगातार दलितों को साधने की कोशिश करेगी, इसको लेकर प्लान बनाएगी, क्या सिर्फ दलितों पर ही फोकस किया जाएगा? इसके अलावा भी इस बैठक में कौन कौन सी बातें होने वाली है? देखिए, बिल्कुल आज जो बैठक रखी गई है समाजवादी कार्यालय में वो कहीं ना कहीं उनके जो दलित मोर्चा है, अंबेडकर मोर्चा है जो उनके यहाँ, उसको लेकर बैठक रखी गई है। पूरा फोकस जो है वो दलित वोट बैंक पर होगा। किस तरीके से जब सरकार थी ये बताएंगे अखिलेश यादव कि किस तरीके से हमारी सरकार थी, हमने दलितों के लिए क्या किया प्रदेश में। अगर हम लोकसभा में चुनाव जीतते हैं और हमारी सरकार बनती है तो किस तरीके से हम आगे क्या काम करेंगे, इसको बताएगा। तो आज पूरी जो बैठक है वो पूरी तरीके से उसका पूरा एजेंडा है दलित वोट बैंक साधने की कोशिश पूरी है। और ये चीज अखिलेश यादव ये लगातार चाहे जहां जाते हैं ये बताते हैं, घोसी उपचुनाव जीत का सबसे बड़ा कारण हमारा क्या रहा, दलित वोट बैंक। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश है और इसी के तहत आज बैठक की जा रही है और कुछ कार्यक्रम बनाए जाएंगे। कुछ ऐसे कार्यक्रम होंगे जो घर घर जाकर बनाए जाए, घर घर जाकर जो उनके कार्यकर्ता है वो जाए, बड़े नेता जाए और घर घर जाकर। अब देखना ये है कि क्या कार्यक्रम होगा, ये तो अभी थोड़ी देर बाद निश्चित हो जाएगा। और अब देखना ये है कि 2024 के चुनाव में कितना दलित वोट बैंक किसके पाले में जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर फिलिस्तीन आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया है। हमास ने गाजा से शनिवार की सुबह अचानक थोड़े थोड़े अंतराल पर इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ करीब 5000 रॉकेट दागे। बड़े युद्ध की आशंका को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रविवार को आपात बैठक बुलाई गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हमास के हमले की निंदा भी की है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर बता दिया है कि हर मदद देने का भरोसा दिया गया है। जानकारी के अनुसार हमास के हमले में अब तक 300 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायल के जवाबी हमले में 200 से अधिक फिलिस्तीन नागरिकों की जान भी चली गई है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक राधे की दत्या में मां पीतांबर माई की पूजा करने के लिए वो रवाना हो चुके हैं। राधे की दत्या में जनता को संबोधित करेंगे। शाम 5:45 बजे सागर में बता दें कि प्रबुद्ध जल सम्मेलन में शामिल भी होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 5:45 में वो अब पूजा दर्शन के लिए यहां पर निकल चुके हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज 8 अक्टूबर को सीएम हाउस में होगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर खलबली मच चुकी है। जहां एक ओर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी ओर 5 सालों में सूखा काट रही बीजेपी सत्ता वापस में झटपट रही है। बता दें कि अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। इसी क्रम में एक बार फिर कल कांग्रेस की चुनावी समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक सीएम हाउस में होगी, जिसमें सीटों पर सिंगल नाम तय करने का मंथन किया जाएगा। इस बैठक में सीएम भूपेश, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रभारी कुमारी शैलजा और दीपक बैज शामिल होंगे। मणिपुर के इम्फाल पश्चिमी में सिंगजोमाई में शनिवार देर रात ग्रामीण विकास मंत्री वाई के घर पर गेट के पास ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। इस हादसे में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राज्य के सीएम बीरेन्द्र सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उधर मणिपुर में दूसरी बार हिंसा भड़कने के नाम पर संयुक्त राष्ट्र ने राज्य में हालात पर चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम मणिपुर हिंसा पर बोलने वाले मानवाधिकार एक्टिविस्ट बबलू को मिल रही धमकियों पर चिंता जता रहे हैं। 91वें वायुसेना दिवस पर आज 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर आज प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर एयर शो आयोजित होगा। 1 घंटे तक चलने वाले एयर शो में भारत के शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन होगा। वायुसेना के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाएंगे और इसी के साथ वेरिएंट विमान, टाइगर मॉथ और हॉर्बिट ट्रेनर, ट्रांसपोर्ट जगह, C1 अथॉरिटी और इसके अलावा तमाम ऐसे हैं 78 चेतक और हेलीकॉप्टर और रुद्र हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। एयर शो का मकसद भारत की तकनीक को दिखाने का होगा और साथ ही युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना भी होगा। हथियारबंद आतंकी समूह हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट हमले की छड़ी छोड़ दी है। मतलब सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है। लेकिन इजराइल जैसे आधुनिक विचारधारा वाले देश में फिलिस्तीन आतंकी चाहते क्या हैं, इसके लिए खास रिपोर्ट देखिए। इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद के फतेह की विचारधारा से भला कौन परिचित नहीं है। काफिर काफिर चिल्लाकर मासूमों को बम से उड़ाने वाले ये आतंकवादी अपने शुरू से बेकसूरी का राग अलापते आए हैं। चाहे अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग हो या फिर पाकिस्तान के अलगाववाद और लश्कर-ए-तैयबा की ओर से किए गए आतंकवादी हमले इसके जीते जागते उदाहरण हैं। अब गाजा पट्टी पर आधुनिक विचारधारा वाले देश इजराइल और कट्टर मजहबी आतंकी संगठन हमास की 100 साल पुरानी जंग भी इसी विचारधारा की जंग है। गाजा पट्टी पर अलग देश का दावा करने वाले फिलिस्तीन, जिसे सिर्फ चंद देशों की ओर से एक अलग देश माना गया है, इजराइल में इस्लामिक सल्तनत का परचम बुलंद करना चाहता है, यानी शरिया कानून की हुकूमत।
इजराइल के नारी सशक्तिकरण की दिशा में कदमों की चर्चा पूरे विश्व में होती है तो जंग होनी भी लाजमी है। इसी बीच जिहादी विचारधारा पर खड़े हमास ने फिर इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हमास के आतंकियों की ओर से किए गए रॉकेट हमले में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, हमास के आतंकी इजराइल की सड़कों पर उतर आए हैं, आम लोगों को अपनी बंदूक का निशाना बना रहे हैं, जिसके बाद इजराइल ने एक बार फिर जंग का सायरन बजा दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन चरमपंथी हमास समूह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और कहा है कि हमास को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट AMV नेटवर्क। फिलिस्तीन आतंकियों की ओर से इजराइल पर किए गए आतंकी हमले की भारत ने कड़ी आलोचना की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई प्रतिक्रियाएं ये जाहिर करती हैं कि हर परिस्थिति में भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसके लिए रिपोर्ट देखिए। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की ओर से इजराइल पर किए गए आतंकी हमले के बाद युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ ऐलान कर दिया है कि दुश्मन को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई प्रतिक्रिया वैश्विक मंच पर बड़ा कूटनीतिक संदेश है। चाहे जंग का मैदान हो या विकास की गाथा, भारत हर घड़ी में अपने मित्र देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इजराइल पर हुई आतंकी हमले से काफी आहत हैं। हमारी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार के साथ हैं। इस कठिन परिस्थिति में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। मतलब अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करने वाला भारत हमास को मिटाने में इजराइल का साथ देगा। दरअसल पीठ में छुरा भोंकने वाले फिलिस्तीनी आतंकियों ने जमीन, पानी और आकाश तीनों रास्तों से इजराइल में घुसपैठ की है। आतंकी संगठन हमास ने जो वीडियो जारी किया है वो इस्लामिक आतंकवाद का दिल दहला देने वाला खौफनाक चेहरे को दर्शाता है। हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें महिला इजरायली सैनिक की सर तन से जुदा कर उसके लाशों पर हमास आतंकी जश्न मना रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें आतंकी इजरायली सैनिकों को अमानवीय अत्याचार करते हुए देखे जा सकते हैं। इजराइल में लगभग 8 घंटे लगातार रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि 545 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 22 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर इजराइल की IDF ने गाजा पट्टी में घुसकर कई ड्रोन स्ट्राइक को अंजाम दिया है, जिसमें हमास के कई लॉन्चिंग पैड ध्वस्त किए गए हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलने वाले भारत का रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद साफ हो गया है। भारत कंधे से कंधा मिलाकर इजराइल के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट AMV नेटवर्क। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा AMV नेटवर्क।